जेल रोड पर एक कब्रिस्तान है जिसकी मिट्टी उठाकर ये जौहर यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगहों पर अपने रिजॉर्ट्स में लेकर गए, पटान कराया उन्होंने उस मिट्टी से। आज़म खान ने अपने वक्त में बुलडोज़र का इतना इस्तेमाल किया है कि शायद ही पूरे हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। रामपुर के अंदर पूरा रामपुर तोड़ के फेंक दिया। ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई आज़म खान के वक्त में, और आज़म खान ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, लोगों को झूठे चरस के मुकदमे लगा के जेलों में डाल दिया, और उस वक्त उन्होंने कई लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, यतीम खाना गिरा दिया, उसमें 40 परिवारों को बेघर कर दिया। डोंगरपुर के अंदर 40 परिवारों को बुलडोज़ करके बेघर कर दिया। आज़म खान की जब भैंस गुमी थी तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी उनकी भैंसों को। क्यों आज़म खान ने इतना छोटा मुकदमा करा दिया कि मेरी भैंस चोर चोरी करके ले गए? 8 दिन के अंदर उनकी 8 भैंसें पुलिस ने बरामद करके दे दी। तो चूंकि वो एक बड़े आदमी थे, मंत्री थे, तो उनकी भैंसें बरामद की जा सकती हैं, लेकिन ये गरीब परिवार जो घोसी बिरादरी से हैं, इनकी भैंस बकरी गायब हुई है और आज़म खान की वजह से गायब हुई है, वो पुलिस बरामद नहीं कर सकती, वो नहीं ढूंढेगी। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुजुर्ग जिस किसान की जिसकी ज़मीन थी, वो यूनिवर्सिटी में आ गया अपनी ज़मीन देखने के लिए किसी तरह से, तो पेश करा आज़म खान के सामने। आज़म खान ने कहा, भाई यूनिवर्सिटी में कैसे आया तू? तो बोले, साहब वो ज़मीन देखने आया था। बोले, तेरी ज़मीन है यहाँ पर? बोले, जी साहब। तूने अभी तक बेची नहीं है? बोले, साहब वो बेची नहीं है अभी। तो बोले, अच्छा चल मुर्गा बन। तो वो थोड़ा हिचकिचाया, तो इन्होंने एक डंडा लेके ज़मीन पर 2-3 बार ज़ोर से मारा। बोला, मुर्गा बन रहा है या तेरी कमर पे मारूं? उसके बाद वो मजबूर होकर मुर्गा बना। वो बुजुर्ग 70 साल का आदमी, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। क्रूर शासक में उनका नाम लिखा जाएगा। लोगों को अपने हाथों से मारना, बुजुर्ग लोगों को गालियां देना, जूतों से रौंद देना, ये बहुत आम बात थी उनके लिए उस वक्त। जब कभी उत्तर प्रदेश में रामपुर का नाम लिया जाता है तो ज़ुबान पर आज़म खान का नाम ज़रूर आता है, और इन दिनों आज़म खान चर्चा में भी बहुत हैं। चर्चा में इसलिए हैं चूँकि वो जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते थे, माने कि जौहर यूनिवर्सिटी, वो उसके अंदर बनी 40 बिल्डिंग में 38 बिल्डिंग अवैध बता दी गई हैं, क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अगर मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है तो हमेशा से आज़म खान का नाम बहुत ऊपर रहता है। खैर, लेकिन जब हम रामपुर के अंदर आते हैं, माने कि जब मूल जगह पर आते हैं जहाँ पर असल में आज़म खान की बातें होनी चाहिए, वहाँ पे हमें आज़म खान के जो पक्षधर हैं उसके अलावा बहुत सारे विरोधी भी मिलते हैं, और विरोधी ऐसे मिलते हैं जो उनकी बारीकी से जो जड़ें हैं आज़म खान की, कि उन पर क्या क्या रहा है, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी करी, इस तरह के लोग हमें मिलते हैं और बताते हैं कि आज़म खान किस तरह के व्यक्ति हैं, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई है उसके पीछे की असलियत क्या है, जो इतना वो चर्चा में रहते हैं उसके पीछे की असलियत क्या है। तो इसी तरह की बात करने के लिए हमारे साथ फैसल लाला हैं। एक्टिविस्ट रहे हैं आप, और यहाँ पर मूल निवासी हैं रामपुर के, और बहुत वक्त से राजनीति से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। और अभी शुरुआत हम जौहर यूनिवर्सिटी से ही करेंगे कि 38 बिल्डिंग उसकी अवैध बता दी गई हैं 40 में से, जिसमें 2 मस्जिदें भी बनी हुई हैं, उसका भी जिक्र हो रहा है। बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चीज़ ये कह सकते हैं आप कि शिक्षा की बात है, इस वजह से उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बिल्डिंग्स को अवैध बताया गया है। देखिए, आज़म खान से वैचारिक लड़ाई है और वो रहेगी, लेकिन नो डाउट के बच्चों का फ्यूचर दांव पर है। लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चे उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको रामपुर सहित हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अपने चंदे के पैसे से इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि किसी भी लिहाज से टूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि साहब नियमों की अनदेखी की गई है और नक्शा पास नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 90% ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको जिनके नक्शे पास नहीं हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों। तो ऐसे में आप एक तालीमी इदारे को तोड़ने की मंशा से उसको नोटिस दे रहे हैं और ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर रहे हैं, ये किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज करना चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसकी कंपाउंडिंग की फ़ीस लेकर उसको नक्शे को पास किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान भी है हमारे इस कानून के अंदर। तो तोड़ना कोई समझदारी नहीं है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि साहब कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, तो आप उसको खुद टेक ओवर करके चला सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बहुत सारे और स्कूल हैं जो आज़म खान के
रामपुर के अंदर हैं। मैं कल घूम रहा था रामपुर में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, एक दो उसमें से, जो जिन पर अभी प्लास्टर भी ढंग से नहीं हुआ है। माने जब वो बने तो वो अधर में लटक गए। चूँकि लोगों से थोड़ा बहुत मैंने पूछा ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान की ज़मीन हुआ करती थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ इसलिए नहीं तैयार हो रही चूँकि ये ज़मीन विवादित है। क्या मतलब है कि जो छवि एक आज़म खान बाहर लेकर घूम रहे हैं, यहाँ पर क्या है? क्या मतलब वाक़ई क्या उन्होंने बहुत सारी लैंड एक्वायर की हैं जो उनके हक़ में नहीं थी, या किसी दूसरे का हक़ मार के उन्होंने एक्वायर की हैं? असल में अगर आप इसकी सच्चाई हमें बता पाएँ, और इसी के साथ आप जौहर यूनिवर्सिटी को भी जोड़िएगा कि इतना बड़ा जो उन्होंने फैलाया है 1250 एकड़ के करीब का, तो वो किसानों की भी ज़मीन होगी। आखिर उन किसानों को क्या मिला, और क्या वो किसान चाहते थे कि ज़मीन दे देंगे हम? देखिए, नो डाउट जो आप बात कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई आज़म ख़ान के वक्त में, और आज़म ख़ान ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, लोगों को झूठे चरस के मुकदमे लगा के जेलों में डाल दिया, और उस वक़्त उन्होंने कई लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, यतीम खाना गिरा दिया, उसमें 40 परिवारों को बेघर कर दिया। डोंगरपुर के अंदर 40 परिवारों को बुलडोज़ करके बेघर कर दिया। मेरी ख़ुद की 40 दुकानें आज़म ख़ान ने उस वक़्त नक्शा पास होने के बावजूद तुड़वा दी। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल आज बच्चों के भविष्य का है। आज़म ख़ान उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, वो जेल में हैं, कई मामलों में उनको सज़ा पड़ चुकी है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि वो किसान जिन किसानों की ज़मीनें आई हैं, वो किस तरह से ली गई हैं? वो क्या इल्लीगली ली गई थी? क्या कब्ज़ा किया गया था उन पर? या फिर जब ये यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई थी, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी प्रदेश में, तब क्या उनको कुछ पैसा दिया गया था किसानों को? कौन किसान थे वो? किस गाँव के किसान थे? कितनी ज़मीनें उनसे ली गईं? अगर आप ये सब बता पाएँ। देखिए, बहुत सारे किसान थे जिनकी ज़मीनों को औने-पौने दामों में लिया गया था, प्रेशर बनाकर, पुलिस से पकड़वा कर इस तरीके से जगहें एक्वायर की गई थी, और उनको बहुत ही औने-पौने दामों में ख़रीदा था इन्होंने। और कुछ ज़मीनें ऐसी भी थीं, लगभग 29 किसानों की, जो ख़रीदी ही नहीं गईं कभी, लेकिन वो अंदर कैंपस में थीं। तो वो एक छोटा पार्ट है, वो अलग है हिस्सा, उस पे कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं है। तो वो डिस्प्यूटेड लैंड है। किसानों को उसके बदले दूसरी जगह देने की बात हुई थी, लेकिन अभी मिली नहीं है। चाहे वो आज़म ख़ान का ट्रस्ट दे या आज़म ख़ान व्यक्तिगत रूप से उन किसानों को कंपनसेट करे। सवाल हमारा इस यूनिवर्सिटी के वजूद पर है। तो उस वक़्त बहुत सारी नियमों की अनदेखी हुई थी, और हम लोगों ने खुद बड़ा संघर्ष किया था। हमने उस वक़्त भी मुखालफत की थी बुलडोज़र चलाने की। आज़म ख़ान जिस तरीके से लोगों के घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर बुलडोज़र चला रहे थे, हम बुलडोज़र के सामने लगातार बैठ रहे थे। और आज भी हम बुलडोज़र की मुखालफत कर रहे हैं कि ये वही राजनीति नहीं दोहराई जाना चाहिए कि बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है और यूनिवर्सिटी के दहलीज़ पर बुलडोज़र पहुँचाने की तैयारी है। तो हम आज भी उसकी मज़म्मत और मुखालफत में हैं। चलिए, ये जौहर यूनिवर्सिटी की बात हो गई, और आपने बता दिया कि 29 किसान आपने बताया कि उनकी ज़मीन उनको अभी भी कुछ नहीं मिला है, और ना दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया है। खैर, अब हमने जो आपसे पूछा था कि जो बाकी के उनके कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो अभी अधर में लटके हुए हैं। क्या वो भी डिस्प्यूट लैंड्स हैं? और एक बहुत ज़्यादा चर्चा जब मैंने पूछा, तो थोड़ा-सा मुझे भी सुन के अजीब लगा कि आज़म ख़ान जिनका नाम इतना चर्चा में रहता है बाहर, वो एक कब्रिस्तान की जगह उन्होंने घेर रखी है। क्या ये सच है? और सच है तो क्या है ये मामला, अगर आप समझा पाएँ? देखिए, कब्रिस्तान की जगह शायद घेरी नहीं है। जेल रोड पर एक कब्रिस्तान है जिसकी मिट्टी उठाकर ये अपने जौहर यूनिवर्सिटी और अलग-अलग जगहों पर अपने रिज़ॉर्ट्स में लेकर गए, पटान कराया उन्होंने उस मिट्टी से। और रहा सवाल अलग-अलग स्कूलों का इनके, माने आप कह तो रहे हैं कि मिट्टी वहाँ से खुदवाई खुदवाई। और वहाँ पर गड्ढा करवा दिया। गड्ढा नहीं हुआ, वो रोड से ऊँचा था, लगभग 7-8 अच्छा। फुट हाइट थी उसकी, ज़मीन से 8 फुट ऊँचा कब्रिस्तान था, हुँ, चारदीवारी हो रखी थी। हुँ, तो इनको मिट्टी चाहिए थी पटान कराने के लिए, हुँ। तो इन्होंने उस कब्रिस्तान को नीचा कर दिया, वहाँ की कब्रें खोदकर मिट्टी ले गए, और वो उस वक़्त काफ़ी ट्रकों के हिसाब से मिट्टी वहाँ से निकली थी, और कई चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने वो मिट्टी पूरी रात ढुलते हुए देखी थी। तो ये तो एक मामला अलग है। दूसरी चीज़ आपने ज़िक्र किया कि साहब उनके स्कूल हैं, तो स्कूल उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों को कब्ज़ा करके बनाए थे। वो ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंगें सरकार ने खाली करा ली हैं, और अब उनका एक स्कूल चल रहा है जो यतीम खाने पे बना हुआ है। तो वो भी एक अलग पार्ट है। यतीम खाना जहाँ इन्होंने 40 मकान तोड़े थे, उसमें से
40% जगह पर, हम्म। यतीम खाने की 40% जगह पर वो स्कूल बना हुआ है, वो चल रहा है इनका। बाकी 60% जगह खाली है, तो हम उसकी लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं कि वो 60% जगह उन यतीमों को अलॉट कर दी जाए जो वहाँ पर रहते थे, जिनको उजाड़ा गया था। तो बहुत सारी चीज़ों के पॉजिटिवली समाधान निकाले जा सकते हैं। हम उस स्कूल की बिल्डिंग को भी नहीं चाहते कि वो टूटे, क्योंकि अब बन गई ये इमारत और लाखों करोड़ों रुपए लगकर बनी है, तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। उसको सरकार टेक ओवर करके बच्चों को तालीम दे सकती है, वहाँ कोई अच्छा अस्पताल खोल सकती है। तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, आप बताइए? तो यही हमारी बात है कि तोड़ा ना जाए, उसको प्रॉपर तरीके से या तो ट्रस्ट चलाए या सरकार चलाए। आज़म खान और फैसल लाला के बीच में बड़ी राइवलरी रहती है हमेशा, और ये बड़ा चर्चा का विषय रहता है। क्या है, अगर आप समझा पाएँ हमारे चैनल पर ये चीज़ों को, चूँकि एक और आज़म खान है जो एक बड़ा नाम लिए घूमते हैं, एक और फैसल खान है, फैसल लाला हैं, उनका भी नाम अक्सर चर्चा में आ ही जाता है इस वजह से। अगर ये पूरा आप सिनेरियो हमें समझा पाएँ। देखिए, लड़ाई सिर्फ वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, बुलडोज़र के खिलाफ लड़ाई है। आज़म खान भी वही काम करते थे अपने टाइम में, और ये उन्हीं के सिखाई हुई सरकार है। आज़म खान ने अपने वक्त में बुलडोज़र का इतना इस्तेमाल किया है कि शायद ही पूरे हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। रामपुर के अंदर पूरा रामपुर तोड़ के फेंक दिया अतिक्रमण के नाम पर। तमाम जगहों पे कब्जे कर लिए गए। बुलडोज़र आता था और रात को उजाड़ देता था। रामपुर के अंदर 9 रियासती गेट आज़म खान ने तोड़वा दिए, सिर्फ इस वजह से कि रामपुर की रियासत की पहचान मिटाई जा सके। बड़े अच्छे भव्य गेट बने हुए थे, उन तमाम गेटों को तोड़वा के अपने बोर्ड लगा के अपने गेट बनाए। पैसे का दुरुपयोग किया, और हम उन गेटों की उस बुलडोज़र की मुखालफत लगातार उस वक्त करते रहे। यतीम खाने पर धरने पे बैठे तो उठा लिया पुलिस ने, जेल में बंद कर दिया। नवाब गेट के धरने पर बैठे जब तोड़ रहे थे तो वहाँ से पुलिस ने उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। ताशका बस्ती के अंदर धरने पर बैठे, वहाँ से पुलिस ने उठाया, जेल में बंद कर दिया। तो हम सियासी अदावत उनसे बढ़ती चली गई उस ज़माने में, क्योंकि लगातार मुखर होकर एक मंत्री के ख़िलाफ़ बोलना कोई आसान काम नहीं होता है, और हम उस वक़्त लगातार बोल रहे थे, रामपुर में रहकर बोल रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, ख़मियाज़ा भी भुगत रहे थे। कई बार जेल में जाना पड़ रहा था, मार्केट गिरी हमारी, इकोनॉमिकल नुकसान हुआ, हमारी मशीनों के लाइसेंस कैंसिल किए गए, हमारे सारे कारोबार बंद करा दिए गए, हमारे घर की बिजली काट दी गई, फैक्ट्री की बिजली काट दी गई। तो तरह-तरह से प्रताड़ना झेली, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग आज़म खां से इख्तिलाफ़ है और वो रहेगा, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ने का काम करती है। तो तालीम को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, इनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी है, और यही हमारी सरकार की आइडियोलॉजी है। जो आम आदमी पार्टी बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं। तो वही एक लड़ाई आज़म खां से रही है, पब्लिक इश्यूज़ पर उनसे संघर्ष रहा है, और वो आगे भी रहेगा अगर वो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अक्सर जो कोर्ट तक जाती हैं, उससे आगे भी जाती हैं, और लोग आरोप लगते हैं, लोग जेल में बंद होते हैं। आपको भी मालूम है कि सज़ा काट रहे हैं आज़म खान पर बहुत सारे केसेस लगे, लेकिन आप तो यहाँ के लोकल हैं, मूल निवासी हैं, तो आपको मालूम होंगी असल में चीज़ें कि आज़म खान पर बहुत बार बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की चोरी के आरोप लगे। दरअसल ये जो बात है, ये अक्सर हँसी का पात्र होती है बाहर की तरफ, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा समाज जो है, वो इसके घेरे में आ जाता है, और पूरे समाज को बोला जाता है। तो ये क्या चीज़ है, अगर आप हमें बता पाएँ? आप मूल निवासी, आप जान रहे होंगे कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, आप ग़ालिबन बकरी चोरी और भैंस चोरी की बात कर रहे हैं। उस हवाले से मैं आपको बता दूं, यतीम खाने के अंदर 40 परिवार जो रहते थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों का बकरी और भैंस पालने का कारोबार था। एक आदमी के पास 20-20, 25-25 भैंसें और बकरियां थीं, तो उनकी जीविका उस कारोबार पर चल रही थी। आज़म खान की नीयत ख़राब हुई उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चूँकि वो प्राइम लोकेशन पर जगह थी, और वफ़्स यतीम खाना संख्या 157 वो था। वो 40-50 साल से वो परिवार वहीं रह रहे थे। तो उनको ये सनक सवार हुई कि इन परिवारों को उजाड़ दो, चूँकि वफ़ के वो मिनिस्टर भी थे और जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। तो एज अ मिनिस्टर जौहर ट्रस्ट को वो जगह अलॉट कर दो, इन यतीमों का अलॉटमेंट कैंसिल कर दो। तो वो उन्होंने एक शातिराना चाल चली और उसका अलॉटमेंट यतीमों से कैंसिल करके जौहर ट्रस्ट को अलॉट कर लिया। उसके बाद उनकी बस्ती में जितने भी परिवार रहते थे, सबको ज़बरन पुलिस ने रात को 3 बजे घेराबंदी करके
पुलिस की चालियों में भरा, बसों में, और पुलिस लाइन ले गए। सारे घर खाली हो गए। अब घर के अंदर क्या बचता है? उनके बकरी, उनके भैंस, उनका ज़रूरत का सामान, बेड, कुर्सी, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, यही चीज़ें तो घर में होती हैं। ये सारी चीज़ें बचती हैं। अब घर का मालिक तो है नहीं, पुलिस लाइन में बंद है, और इनको बस्ती तोड़ना है रात में ही। तो इन्होंने बिना सामान निकाले, बिना किसी को मौका दिए, पूरी बस्ती पे बुलडोज़र चला दिया। बुलडोज़र चलाने के बाद उसी वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक लगाए गए नगर पालिका के। सब सामान मलबा जेसीबी से लोड कर करके जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया इन्होंने, या अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे हमसफ़र रिजॉर्ट है वहाँ पहुंचा दिया। तो सारी संपत्ति खोद के ले गए। अब वहाँ से जो बकरी भैंस थी उनकी रस्सियाँ काट के छोड़ दी अधिकारियों ने और इनके कार्यकर्ताओं ने। गाय भैंस बकरी का मालिक नहीं है, वो जंगलों में निकल गई। ठीक, रात को ये लोग छूटे, उस वक्त तक पूरी बस्ती प्लेन कर दी गई। जब प्लेन हो गई तो वहाँ ना उनका फ्रिज है, ना उनका ज़रूरत का सामान है, ना उनकी बकरी है, ना भैंस है। बमुश्किल जानवर जो ज़्यादा मामता करता है वो ऑटोमेटिकली घूमकर अपने अहाते में आ जाता है। तो कुछ जानवर ऐसे थे कि वो रात तक या एक दिन बाद, 2 दिन बाद आ गए अपनी उस जगह पर, वो मिल गए। लेकिन कुछ जानवर ऐसे थे जो नदी पार कर गए, या कुछ जानवर ऐसे थे जो इनके कार्यकर्ता खींच के ले गए कि चलो भाई इसको भी ले चलो, बकरे को या बकरी को, तो वो ले गए। तो आजम खान के ऊपर डायरेक्ट चोरी नहीं है। अब इस जगह से फायदा किसको हुआ? आजम खान को, उनकी ट्रस्ट को। उनके कब्जे में ही जगह आई, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आयत होगी? किसी और के ऊपर आयत होगी। जिम्मेदारी तो उस शख्स पे आयत होगी इस सब के पीछे जिस शख्स को उससे फायदा हुआ है। तो ये लोग किससे शिकायत करें? ये जाकर यही तो कहेंगे कि साहब हमारी गाय भैंस बकरी नहीं मिल रही है, हमारा फ्रिज नहीं मिल रहा है, हमारा टीवी नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ दो। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था उस वक्त कि भाई ढूंढो, जाके भागो यहाँ से। धुतकारियां देके भगा देता था। 2019 में आंजने कुमार एक जिला अधिकारी आए रामपुर में, उन्होंने उन पीड़ितों को सुना और जांच कराई, तो ये बात सही साबित हुई। उसके बाद उनकी कंप्लेंट पे मुकदमे फाइल हुए। तो मेरी अगर भैंस गुमी है तो मुझे राइट नहीं है कि मैं अपनी भैंस का मुकदमा कराऊं। आजम खान की जब भैंस गुमी थी तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी उनकी भैंसों को। क्यों आजम खान ने इतना छोटा मुकदमा करा दिया कि मेरी भैंस चोर चोरी करके ले गए? 8 दिन के अंदर उनकी 8 भैंसें पुलिस ने बरामद करके दे दी, 8 दिन के अंदर। तो चूंकि वो एक बड़े आदमी थे, मंत्री थे, तो उनकी भैंसें बरामद की जा सकती हैं। लेकिन ये गरीब परिवार जो घोसी बिरादरी से हैं, इनकी भैंस बकरी गायब हुई है और आजम खान की वजह से गायब हुई है, वो पुलिस बरामद नहीं कर सकती, वो नहीं ढूंढेगी। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। एक चीज़ और आखिरी बात जो आपसे पूछनी है, एक तो आपके बारे में कि जब आपकी मतलब चल रही थी, आप जब एक्टिविस्ट थे, जब बहुत ज़्यादा ज़मीन पे आप अभी भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तब आप किसी पार्टी की तरफ से लड़ते थे? चूँकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही लड़ते थे, शुरुआत से उसी में हैं, या उससे पहले कहीं और थे, या एक आम आदमी की तरह, एक एक्टिविस्ट की तरह बाहर लड़ाई करते थे लोगों से, लोगों की विचारधाराओं से ये करते थे? दूसरी चीज़ ये, अब मैं उसी में जोड़ दे रहा हूँ कि आप लोगों ने जब चीज़ें शुरू की, जब एक्टिविज़्म शुरू किया, तब क्या आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें मालूम हुई कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर कि आज़म खान का कुछ और तरीके से भी काम वगैरह होता है? माने कि वो वहाँ पर अपना कुछ, जैसे आप लोगों ने बताया कि बहुत इल्लीगल तरीके से वो काम करते हैं, कुछ वहाँ से ही चीज़ें चलाई जाती थी। क्या ऐसा भी कुछ जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर कभी रहा है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी में था। और बाद में इसी वजह से कांग्रेस ने मुझे 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था कि मैं आज़म खान के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। तो आम आदमी पार्टी के बैनर पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ। तो उस वक्त आज़म खान के ख़िलाफ़ बोलता था, उनकी ज़ातियों के ख़िलाफ़ बोलता था। आज उतनी ही मजबूती से, बल्कि और ज़्यादा मजबूती से भाजपा की नीतियों के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, जो वो बुलडोज़र चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो वो बच्चों के पेपर लीक करा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। लगातार बोल रहा हूँ, एक एक मुद्दे पर बोल रहा हूँ भाजपा के ख़िलाफ़, जो उनकी जन विरोधी काम है। और रहा सवाल आज़म खान की इलीगल एक्टिविटीज़ का, तो आज़म खान जो थे, बड़े क्रूर शासक में उनका नाम लिखा जाएगा। अपने वक्त में उन्होंने बहुत क्रूरता दिखाई है, इंसान को इंसान नहीं समझा है। लोगों को अपने हाथों से मारना, बुज़ुर्ग लोगों को गालियां देना, जूतों से रौंद देना, ये बहुत आम बात थी उनके लिए उस वक्त। और उसी सब की वजह है कि अल्लाह जो है उनको सज़ा दे रहा है। जेल में लंबे वक्त से हैं और कहीं से उनको राहत नहीं मिल पा रही है।
ये अल्लाह का इंसाफ है कि दुनिया क्या की दुनिया में अल्लाह दिखाता है। क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पब्लिक में ना हो और आज़म खान के बारे में आप कोई ऐसी कोई बात हो जो आपको मालूम है, मतलब पब्लिक में जो चीज़ नहीं है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं चूँकि आप शुरुआत से रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि बुज़ुर्गों को मारते, इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं होती है दरअसल, इन सब चीज़ों की चर्चा बाहर नहीं होती। बाहर वो होता है कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का सर फट जाता है या कोई बहुत ज़्यादा अपंग हो जाता है, तो उसकी चर्चा होती है। क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें रहीं जो पब्लिक में ना हो और आप लोगों को मालूम है, बहुत कचोटती हों वो चीज़ें आप लोगों को, कि ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए थी, अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती है? नहीं देखिए, ज़ातियाँ तो हर रामपुर के तो हर शख्स को मालूम है कि उनकी क्या-क्या ज़ातियाँ थीं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुज़ुर्ग जिस किसान की जिसकी ज़मीन थी, वो यूनिवर्सिटी में आ गया अपनी ज़मीन देखने के लिए किसी तरह से, दीवार कूद कर, और साइकिल भी ले आया अंदर क्योंकि बड़ी जगह है तो पैदल जा नहीं सकता, वो साइकिल भी उठा के कंधे पे ले आया होगा। तो इन्होंने दूर से देख लिया कि एक कोई शख्स यूनिवर्सिटी के अंदर टहल रहा है और ये स्टूडेंट नहीं लग रहा है। इन्होंने अपने लोगों को दौड़ाया कि भाई पकड़ के लाओ, ये कौन टहल रहा है यूनिवर्सिटी में। दौड़ के गए इनके कार्यकर्ता, पकड़ के लेकर आए, तो पेश करा आज़म खां के सामने। आज़म खां ने कहा, भाई यूनिवर्सिटी में कैसे आया तू? तो बोले, साहब वो ज़मीन देखने आया था। बोले, तेरी ज़मीन है यहाँ पर? बोले, जी साहब। तूने अभी तक बेची नहीं है? बोले, साहब वो बेची नहीं है अभी। तो बोले, अच्छा चल मुर्गा बन। तो वो थोड़ा हिचकिचाया, तो इन्होंने एक डंडा लेके ज़मीन पर 2-3 बार ज़ोर से मारा। बोला, मुर्गा बन रहा है या तेरी कमर पे मारूं? उसके बाद वो मजबूर होके मुर्गा बना। वो बुज़ुर्ग 70 साल का आदमी, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसको मुर्गा बनाया, उससे बोले कुकुड़कू लगा। तो उसने कुकुड़कू लगाई। उसके बाद गिन के 10 ईंटें उसकी कमर पे रखी गईं। उसका जब सीना ज़मीन को लग गया तो किसी शख्स ने, इनके साथ ही बैठे हुए, वो ईंटें फेंकी और कहा, साहब ये क्या कर रहे हैं, ये तो मर जाएगा आदमी, इतनी उम्र में आप इसके ऊपर 10 ईंटें रखे दे रहे हैं। तो बोले, भाई तुम नहीं जानते, हुए बड़े बेगैरत लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर चोरी करने आते हैं ये। अब मैंने इसके साथ जो सलूक किया है, ये जाकर पूरे गाँव को बताएगा, आलियागंज को, कि आज़म खान ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, उधर मत जाना। तो लोगों को एक तो आप ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेंगे, दूसरा फिर उसको इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, उसकी पगड़ियाँ उछालेंगे, उसको ज़लील करेंगे, उसको फ़िज़िकल टॉर्चर करेंगे उसको। तो ये उसी की तो सज़ा भुगत रहे हैं, और किस बात की भुगत रहे हैं? अगर अच्छे कारनामे किए होते तो जेल में नहीं होते इतने लंबे वक्त तक। जेल में हमें भी डाला गया। बेगुनाह थे हम, 11 दिन के अंदर हमारी ज़मानत भी हुई और हमारे मुकदमे भी सब हाई कोर्ट ने ख़त्म किए। हम बेगुनाह थे, इसी वजह से हमारे लाइसेंस भी बहाल हुए, हमारी मार्केट भी दोबारा से बनवाई कोर्ट ने। ये ज़ातियाँ थीं। कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ बाहर जो उनके साथ कुछ घटनाएँ घटी या उन्होंने कुछ किया हो ऐसा, अगर आप हमें बता पाएँ तो? देखिए, किस्से तो बहुत हैं, मतलब रात हो जाएगी और किस्से ख़त्म नहीं होंगे। ज़ुल्म की इतनी दास्तानें उस वक़्त की हैं। एक वाक़या मैं आपको और बताता हूँ। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग-अलग साइट्स पर उस वक़्त काम चल रहा था। तो एक मिस्त्री पलास्तर कर रहा था किसी साइट पर बैठकर। तो आज़म खां अपने 20-30 लोगों के साथ जा रहे थे देखते हुए, निरीक्षण करते हुए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या काम चल रहा है। तो अचानक से इन्होंने अपनी चाल तेज़ कर दी और लोगों को समझ में नहीं आया कि इतनी तेज़-तेज़ क्यों चलने लगे, तो लोग भी इनके साथ-साथ तेज़ी से चलने लगे। इन्होंने और तेज़ करते हुए मिस्त्री के जब करीब पहुँच गए तो उसके जाके एक ज़ोर से लात मारी मिस्त्री के। मिस्त्री पलास्तर कर रहा था उधर मुँह करके, तो कमर पे उसके लात मारी, वो एकदम नीचे गिर गया और देखा उसने तो आज़म खां खड़े हैं। तो डर गया वो, उठ के भागने की कोशिश की उसने, तो आज़म खां ने भी उसको पकड़ने की कोशिश की। आज़म खां के पैर मिट्टी में चले गए, पैर इनके सन गए। तो इन्होंने अपने गनर से कहा कि पकड़ो इसको। गनर ने अपने पुलिसी अंदाज में उसको आवाज़ दी कि रुक साले, वरना तेरी 2 एक गालियाँ वालियाँ दे के, और बोले वापस आ। तो वो पुलिस के डर से वापस आ गया। फिर उसके बाद आज़म खान ने उसको अपने हाथ में गिरबान पकड़ के पैर से जूता निकाल के उसके मारा। उसका पूरा ये चेहरा फट गया और अभी किसी को नहीं पता है कि ये शख्स पिट क्यों रहा है। जितने उनके साथ में चलने वाले लोग थे, साथ में मौजूद थे, और ना किसी की हिम्मत हो रही है कि पूछ लें कि भाई क्यों मार रहे हैं आप इसको। फिर पवन जैन उस वक्त इनके एक बड़े ठेकेदार थे, इस दुनिया में अब नहीं है। उन्होंने
इनके गनर से कहा कि इस वक्त ये ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं, तुम आगे बढ़ो और इसको आदमी को इनके हाथ से लेके भगाओ। तो गनर ने इनके उसको कहा, अरे साहब आप कहाँ अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ इससे। उसने 3-4 थप्पड़ उप्पड़ मारे और उससे कहा भाग जाए यहाँ से यूनिवर्सिटी से। तो उसकी जान छुटी, वो मिस्त्री भागा। फिर साहब कुर्सी आई, इनको बिठाया गया, इनके पैर गंदे थे, उसको लोटा ला के पैर धुलवाए। उसके बाद जब सब कंफर्टेबल हो गया तो हिम्मत करके लोगों ने पूछा जो साथ में थे कि साहब आपने क्यों मारा इसको, क्या हो गया? बोले भाई 3 दिन पहले इसी साइड से मैं गुजरा था, तो ये चुनाई कर रहा था, मैंने इससे कहा था कि यहाँ कीचड़ होती है, खरंजा पहले लगा देना, हम लोग गुजरते हैं तो पैर गंदे होते हैं। तो इसने मेरी बात ही को अहमियत नहीं दी। आजम खां की बात को उसने इधर से सुन के उधर से उड़ा दिया। आज भी देखो मेरे पैर गंदे हो गए। तो बोले अब मैंने इसको पीटा है, ये मैसेज पूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ लेबर काम कर रही है सबको जाएगा और फिर सबको समझ में आएगा, मिस्त्रियों को और जो लोग काम कर रहे हैं, कि आजम खान की बात पत्थर की लकीर होती है। इतनी छोटी हरकत है, आप इतने बड़े मंत्री होकर, इतने बड़े आदमी होकर कर रहे थे, तो ये आवाज़ें तो अर्श तक जाएंगी। रामपुर से बाहर के लोगों को बहुत सारी बातें मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ दूर से बैठ के ये देख रहे हैं कि साहब मुसलमानों का एक कोई बहुत बड़ा लीडर है, उसने मौलाना के नाम पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चीज़ है, खुलना चाहिए, चलना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपकी जो नीयत थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब नीयत थी आपकी। आपने उसको एक अंपायर की तरीके से खड़ा किया है, लेकिन आज वो वजूद में आ गई है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, तो उसको बर्बाद ना किया जाए। उसको पॉजिटिव तरीके से सरकार या तो खुद चलाए या फिर उसकी कंपाउंडिंग की फीस ले ले। और मुझे तो कई सारे लोगों ने साहब ये बताया है कि आजम खान तो खुद नहीं चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को चलाना। अच्छा, उसकी वजह सुन लीजिए। उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने ये लॉजिक दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी, इसका इतना खर्च है कि वो खर्च अपना नहीं निकाल पा रही है। प्रोफेसर्स की सैलरी निकालना, वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की सैलरी निकालना, बिजली का बिल भरना, जनरेटर्स के डीजल का खर्च उठाना, एक इदारे को चलाने के लिए बहुत फंड्स की ज़रूरत होती है। बच्चे 2,500-3 हज़ार पढ़ रहे हैं, फंड्स हो नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? अब छोड़कर भागते हैं और ये कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी बंद कर रहा हूँ। तो आजम खां लोगों के निशाने पे आ जाएंगे कि साहब तुमने हमसे चंदा लिया, अब यूनिवर्सिटी क्यों बंद कर रहे हो? तो क्या करें? किसी सूरत से सरकारी इसको गिरा दे, मेरी जगह खाली हो जाएगी जिनको मैंने कौड़ियों के दाम खरीदा था। उस जगह पे बाद में 10 साल के बाद मेरे बच्चे प्लॉटिंग करें, कोई वहाँ पे कारखाना लगाएं, कुछ और काम करें कि भाई जगह खाली पड़ी है, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ और आजम खां का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए कि यूनिवर्सिटी बनाई और सरकार ने खंडर कर दिया। एक ऐसा रहनुमा उठा था। तो आप सोचिए इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। इसीलिए ये कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं इनके पैरोकार। अगर ये कंपाउंडिंग की फीस जमा कर दें, चूंकि ये खुद ही कर सकते हैं, मैं तो कर नहीं सकता जाकर, मैं चंदा दे सकता हूं। और मैं आपके चैनल पे ऐलान कर रहा हूं कि अगर इनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, 1 लाख रुपए अपनी इकट्ठे करके मैं दूंगा अपने पास से जौहर यूनिवर्सिटी को, अगर उसकी कंपाउंडिंग की फीस भरी जाना है तो। लेकिन जब ये लीगल एस्पेक्ट्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई इसको रेगुलराइज कर दो, ठीक है, नक्शे के विपरीत बन गई है, नियम कानून है, कंपाउंडिंग की फीस जमा होके चलाया जा सकता है, लेकिन ये बात इनका ही तो लीगल एडवाइजर जाकर कहेगा उस अधिकारी को कि हम फीस जमा करने को तैयार हैं, और ये कहे नहीं, और ये अपने अलग अलग तरीके से उसको पॉलिटिकल इशू बनाते रहें। तो कागज़ का पेट तो कागज़ से भरना पड़ेगा ना। आप कागज़ तैयार करके दीजिए, नक्शे दीजिए और साथ में अपनी एप्लीकेशन दीजिए कि हम कंपाउंडिंग की फ़ीस जमा करने को तैयार हैं, और हम अगर कोई नियमों में कमी आ रही है तो हमसे एडवांस में पैसे जमा करा लिए जाएं, उसको नक्शे पास करके फाइनल कर लिया जाए, इदारा चलता रहेगा। लेकिन इनकी सोच ही नहीं है।
ये कई थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। मगर जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे वो इनके विपक्ष में हो या वो इनके पक्ष में हो या आम आवाम हो, हर कोई दिल से ये चाहता है कि यूनिवर्सिटी टूटना नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी चलना चाहिए। चाहे वो जौहर ट्रस्ट चलाए, चाहे वो आजम खान खुद चलाएं या फिर वो सरकार चलाए, ये अवाम की धरोहर है, ये चलना ही चाहिए। तो आपने पब्लिक में बहुत सारी बातें सुनी होंगी आज़म खान के लिए, क्योंकि इसलिए बात हो रही है, हम भी जब ऐसे पत्रकारिता में नहीं थे और बाहर थे, से पॉलिटिकल एक राजनीति को समझते थे, ऐसे देखते थे दूर से, तो रामपुर का जिक्र जब आता था तो या तो कहते थे रामपुरी चाकू, क्योंकि भाई फिल्मों में दिखाया जाता था, या तो फिर यहाँ की थोड़ी सी रियासतों के बारे में बात होती थी, या फिर आज़म खान के बारे में बात होती थी। खैर जो भी चीज़ें हों, आप अब शायद आपने बहुत सारी नई बातें सुनी होंगी आज़म खान के बारे में। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि इन बातों में थोड़ी त्रुटि हो सकती है या वाक़ई ये बातें सच हो सकती हैं, तो भी हमें बताइए। बहुत शुक्रिया।